हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वैसे तो हमारा भाई बोरिया बिस्तर बांध के दूर चला गया था, इसी वजह से वीडियो इतना ज्यादा लेट बन पाया है। खैर डोंट वरी, इस पार्ट में हम फिनिश करते हैं बीटीएच की स्टोरी को। वैसे फिनाले तो पिछला वाला एपिसोड ही था, इसमें बस हम जानने वाले हैं कि जियान के दो दिन पहुंचने के बाद आगे क्या होता है। और जैसा कि ऑथर ने चैप्टर का नाम रखा है एंड इज ऑल्सो बिगिनिंग, कुछ इसी तरीके से हमारी स्टोरी का एंड एक नई शुरुआत को करने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो फिर दोनों ही की लिंक्स आपको मिल रही है कमेंट सेक्शन में। दोनों ही पेजेस को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। खासकर टेलीग्राम पेज को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिससे आप हर एक चीज से अप टू डेट रहो। आई गेस पिछले वाले एपिसोड की रिकैप की जरूरत तो होगी नहीं, क्योंकि वो एपिसोड इतना ज्यादा बड़ा जो था। अगर अभी तक आप पिछले पार्ट को नहीं देख पाए हो तो फिर इस वीडियो को देखने का कुछ खास मतलब नहीं बनता, क्योंकि वही था हमारी बीटीएच की स्टोरी का ग्रैंड फिनाले, जहाँ पे हमने शुरुआत में जाना था कैसे हंटी अंडी पूरे दुखी कॉन्टिनेंट में खलबली मचा देता है। और जब सभी लोग एकदम डिस्पेयर में जा चुके थे और तभी एंट्री होती है फ्लेम डी जियान की। फिर हमें देखने को मिली थी एपिक बैटल, और अंत में जाके क्या हुआ उसे तो मैं यहाँ पे स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन उसके आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस पार्ट में। ये वीडियो कुछ खास ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, तो इसे पूरा देखना, क्योंकि जाते जाते इस शानदार स्टोरी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बात कुछ ऐसी होती है कि भले उस टेरिफाइंग बैटल का एंड हो गया हो, लेकिन उसकी वजह से सेंट्रल पेंस बहुत ही सीरियसली डैमेज हो चुका होता है। जो चारों तरफ खिलखिलाता माहौल था, अब वो प्रॉस्पेरिटी गायब हो चुकी होती है, और तो और पूरे के पूरे सेंट्रल पेंस के दो हिस्से हो चुके होते हैं। एक ऐसी दरार जिसका आकार 100,000 फीट से भी ज्यादा का होगा, उसने सेंट्रल पेंस के दो हिस्से कर दिए थे। इस लाखों फीट चौड़े और गहरे डीप अबिस को फ्यूचर में डी अबिस के नाम से जाना जाएगा, और उस दिन की अर्थ शेकिंग बैटल को कोई भूलने वाला नहीं है। भले ही खिलखिलाता सेंट्रल पेंस मुरझा सा गया हो, अच्छी बात है कि उस डिजास्टर को रोक लिया गया, क्योंकि पूरी बैटल का आउटकम जियान और हंटी अंडी पे डिपेंड करता था। तो हंटी अंडी की हार होने से नेचुरली अलायंस की आर्मी जीतने वाली थी। ऑल्दो जैसे हंटी अंडी ने 2 दिन ब्रेक थ्रू किया था, हन क्लैन के बहुत सारे एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ काफी खतरनाक तरीके से राइज हो चुकी होती है। बस बात ऐसी थी कि ज्यादातर हन क्लैन के एक्सपर्ट्स को हंटी अंडी ने अपने बिल्ड के ऊपर सेक्रीफाइस के रूप में यूज किया था। बचे हुए हन क्लैन के मेंबर्स को कुछ समझ में नहीं आता। जब उन सभी का पीछे अलायंस की आर्मी करती है तो अंत में आके इन सभी एक्सपर्ट्स को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। इस युद्ध के खत्म होने के बाद अलायंस की आर्मी ने पहली बार अनरियल में एंटर किया होता है, लेकिन जैसे प्रॉस्परस सीन को एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस चारों तरफ लाली लाली दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे इस जगह को मौत ने धो दिया हो। यहाँ पे लोगों की बिल्कुल ट्रेसेस नहीं देखे जा सकते। कुछ और समय तक खोजबीन करने के बाद अलायंस की आर्मी को अनरियल के मिडिल में एक 100,000 फुट चौड़ा ब्लड पूल मिलता है। इसके ऊपर एक बहुत ही मोटी खून की परत जम गई थी। इस ब्लड पूल के अंदर बहुत सारी लाशें और लाल हड्डियां देखी जा सकती हैं। ऐसे सीन को देखने के बाद ये अलायंस की आर्मी को समझ में आता है कि ये अनरियल में इतना ज्यादा खाली क्यों है। लगता है सारे लोगों को इस ब्लड पूल के हवाले कर दिया गया था। सच में हंटी अंडी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं करी। भले ही हंटी अंडी को सील कर दिया गया हो, तब भी उसके बारे में बस सोचने से ही अलायंस की आर्मी के एक्सपर्ट्स एकदम चिल फील करते हैं। ये सभी अपने आप को बहुत ही लकी मानते हैं कि इंसानियत की तरफ एक ऐसी पावर मौजूद है जिसके पास ऐसे पागलपन को रोकने की ताकत है। यहाँ पे कुछ बचे हुए लोग जो कि इस कत्लेआम से छिपे रह गए थे, इन्हें अभी यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर गुयन और बाकी साथ में मिलके इस हन क्लैन के पूरे हाइड आउट को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। ये कहा जा सकता है कि इस मूवमेंट से हन क्लैन नाम का एंशिएंट क्लैन सेंट्रल पेन से पूरी तरीके से गायब हो गया है। 8 एंशिएंट क्लैंस में सिर्फ गू क्लैन, यान क्लैन और ले क्लैन ही एग्जिस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स हम शाओ क्लैन के बारे में तो बोल नहीं सकते, जो कि जियान की दूसरी क्लास में पहुंचने से फिर से दुखी कॉन्टिनेंट की टॉप पे पहुंच चुका है। शाओ क्लैन की ब्लड लाइन फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी। ये चीज जिसे दूधी ब्लड लाइन कहा जाता है वो सबसे ज्यादा उन्हें इफेक्ट करती है जिनका खून जियान से सबसे ज्यादा मिलता है, और इसका सबसे ज्यादा बड़ा फायदा मिलता है जियान की बेटी शाओ शाओ को। जिस पल जियान दूसरी क्लास में पहुंचा था वो छोटी सी शरारती शाओ शाओ सीधा दोषी क्लास के 8 स्टार में पहुंच जाती है। शाओ शाओ की पावर को ऐसे राइज होती हुई देख अच्छे लोगों को चक्कर आने लगते हैं। हालांकि शाओ शाओ बहुत ही एक्सीलेंट टैलेंट को रखती थी, लेकिन ये फाइटिंग टैलेंट तब सबके सामने आता है जब वो डायरेक्टली इस दूधी कॉन्टिनेंट की टॉप एक्सपर्ट बन जाती है। ऐसे सीन को देख के लेइंग और यंजिन जैसे एक्सपर्ट्स जो कि हजारों सालों से ट्रेन करते आ रहे हैं, उनके मुंह से खून फेंकने की इच्छा होती है। क्या यही वो बेनिफिट्स हैं जिन्हें दूधी ब्लड लाइन की पहली जनरेशन एंजॉय करती है? अब सभी लोग फाइनली समझ पाते हैं कि आखिर एंशिएंट क्लैंस अपनी ब्लड लाइन की ज्यादा वैल्यू क्यों करते हैं। जियान के दूधी क्लास में ब्रेक थ्रू करने से उसके फायदे पूरे शाओ क्लैन को होने वाले हैं। फ्यूचर में सभी की स्ट्रेंथ बहुत ही खतरनाक तरीके से राइज होगी। अब बस शाओ क्लैन में पहले की तरह एक्सपर्ट्स की भरमार होना बस मैटर ऑफ टाइम की बात रह गई है। इस युद्ध के खत्म होने के बाद अलायंस की आर्मी नेचुरली डिसबैंड हो जाती है, मतलब सारे एक्सपर्ट्स बिखर गए थे। अगर कोई यूनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तो फिर मोस्ट लाइकली दुखी कॉन्टिनेंट की फ्यूचर में ऐसा टेरिफाइंग बिग वॉर फिर से कभी दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी के कॉन्टिनेंट के बैलेंस को एक अल्टीमेट एक्सपर्ट मेंटेन कर रहा
है। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है फ्लेम डी जियान की, एक ऐसा नाम जिसे दूधी कॉन्टिनेंट का हर एक इंसान जानता है और लोग इसकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। कईयों के दिलों में ये एक डिवाइन गॉड जैसा एग्जिस्टेंस है। ये दूधी कॉन्टिनेंट की रखवाली करता है। अलायंस की आर्मी भले डिस्बैंड हो गई हो, लेकिन स्काई मैच अलायंस अभी भी एग्जिस्ट करती थी। और तो अभी की अलायंस पहले की तरह अलग अलग फैक्शंस और सेक्स में डिवाइडेड नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लोग जानते थे कि सिर्फ इस अलायंस का हिस्सा होना ही उनके लिए सबसे ज्यादा ग्लोरियस बात है। और ये ग्लोरी ओरिजिनेट होती है उस एग्जिस्टेंस से जो कि दूधी कॉन्टिनेंट के पीक पे खड़ा है। देखते देखते उस अर्थ शेकिंग बिग बैटल को हुए अब 2 साल बीत गए होते हैं। सेंट्रल पेंस पहले की तरह फल फूलने लगा था। जैसे बारिश के आने के बाद नए नए पेड़ पौधे और फूल खिलने लगते हैं, उसी तरीके से युद्ध के बाद दूधी कॉन्टिनेंट में कई फैक्शंस दिखाई दिए। इस वजह से खासकर सेंट्रल पेंस में एक अलग ही खुशहाली फैल जाती है। ऑफ कोर्स स्काई मैच अलायंस इसमें अपने पैर नहीं हटाती। वो जो कि इस दूधी कॉन्टिनेंट की सुप्रीम पोजीशन में पहुंच चुके थे, अब इनका काम बस सेंट्रल पेंस के डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करने का होता है। नेचुरली इस दूधी कॉन्टिनेंट में अब ऐसा कोई फैक्शन रह नहीं जाता जिसकी इस ओवरलॉर्ड को चुनौती देने की हिम्मत हो। हंट एंडी से बैटल में जियान को जो इंजरीज हुई थी, उनसे रिकवर होने में जियान को करीब 2 महीने का समय लग जाता है। हेवली फ्लेम की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके जियान अपने लिए एक नई बॉडी को रिफाइन करता है। अच्छी बात है कि उसके शरीर में कोई छिपी हुई चोट नहीं रह गई। इन 2 सालों में जियान, जुन्नर और काइलिन एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस वेडिंग को ये दुनिया और अनगिनत लोग विटनेस करते हैं। आखिरकार काइलिन और जुन्नर को ये प्रॉमिस जियान ने पहले ही दिया था। जैसे ही वेडिंग खत्म होती है, जियान स्काई मैच अलायंस के चीफ की पोजीशन को येलो को वापस कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी की स्काई मैच अलायंस को जियान की कुछ खास सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। जियान के एक्शंस के सामने येलो भी एकदम हताश होते हैं। वो जानते थे कि लड़का जिम्मेदारियों से अपने हाथ झाड़ रहा है, लेकिन जब वो सोचते हैं कि पिछले इतने सालों में जियान के कंधों पे कैसा भारी बोझ रहा है, उनके दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। इस वजह से जियान के कंधों से बोझ हटाते हुए येलो वापस इस पोजीशन को स्वीकार कर लेते हैं। इस बोझ के हट जाने के बाद ही जियान फाइनली अपनी आराम से भरी जिंदगी को कंटिन्यू कर पाता है। अब उसे सच में इस दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं थी। समय फिर से निकलता है। स्प्रिंग चली गई थी, ऑटम वापस आ गया था। इस तरीके से 1 साल का समय बीत जाता है। सेंट्रल पेंस के ईस्टर्न पार्ट में एक बेली सिटी होती है। इस जगह से 5000 किलोमीटर की दूरी पे एक पवेलियन के अंदर 3 फिगर्स बैठे हुए होते हैं। इस समय इनकी आंखें ऊपर देख रही होती हैं और इनके चेहरों पे एक्साइटमेंट होती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ग्रे क्लोथ मैन को, जिसका चेहरा काफी पैना सा लगता है। वो अपनी सूखे होठों को लिक करते हुए बोलता है, ल्यूचिंग क्या वो सच में आएगा? एक हरे कपड़ों में बैठा हुआ इंसान एक वार्म स्माइल के साथ बोलता है, लिनियान इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी इतने ज्यादा बेसब्र हो। ये कहने के बाद ल्यूचिंग हंसने लगा था। इस समय ल्यूचिंग ल्यूक्रेन का पर्सनल इंचार्ज हो चुका होता है। बोले तो बॉस मैन। इस वजह से उसकी ऑरे में एक अलग ही डोमिनेटिंगनेस होती है। ल्यूचिंग कहता है, लिंगशुया मैंने सुना है तुमने क्लियर स्काई सिटी में यह गैंग को स्टेबलाइज किया है। बगल में बैठा लिंगशुया हंस के बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही खेल रहा हूँ। ऐसी बात तो नहीं है ये कोई रिमार्केबल चीज हो। अगर इससे उस लड़के से कंपेयर किया जाए तो फिर इसकी कुछ औकात नहीं है। लिंगशुया के मुंह से शब्द बाहर ही आए थे, तभी एक जानी पहचानी हंसी की आवाज इस पूरे पवेलियन में गूंजने लगती है। वो आवाज कहती, हाँ लिंगशुया ऐसी बात तुम्हारे मुंह से कैसे बाहर आ गई? काफी जल्दी बिना किसी वार्निंग के एक फिगर चुपचाप से अपीयर होता है। इस फिगर ने काले कपड़े पहन के रखे थे। ऑफ कोर्स ये जियान था। जियान को अपीयर होते हुए देख तीनों लोगों के चेहरे एकदम खुशी से भर जाते हैं। तीनों लोग आगे बढ़ गए थे। वो अपने एक एक पंजी को जियान के सीने से मार के बोलते हैं, हाँ तो तुम फाइनली यहाँ पे पहुंच गए। लिनियन ऊपर की तरफ मुंह करके हंस के बोलता है, यही तो मैंने आज फाइनली फ्लेम डी को पंच कर दिया। डैम ये बहुत ही शानदार फीलिंग है। अपने पुराने दोस्तों को इस तरीके से खुश देख के जियान भी रिलैक्स तरीके से हंसने लगा था। वो अपने हाथ को आगे करता है। कई वाइन पॉट्स उसके हाथ में अपीयर होते हैं। जियान कहता है, ठीक है फालतू में बात करने की जरूरत नहीं है। आज हम जब तक नशे में धुत नहीं हो जाते तब तक हम वापस नहीं लौटने वाले। ये सुन के फिर से तीनों हंसने लगे थे। वो कहते हैं, ठीक है मैं भी बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। फिर बिना समय को बर्बाद करते हुए तीनों लोग अपने अपने जार को पकड़ के सीधे वाइन को गटकने लगते हैं। पवेलियन में बैठे तीनों शराबी देखने में एकदम एक्सट्रीमली फ्री लगते हैं। इन चारों की हंसी की आवाज पूरे पवेलियन में गूंजती है। समय कुछ और आगे बढ़ा था। अभी आसमान और जमीन को चांदनी ने ढक लिया होता है। अभी ल्यूचिंग और लिनियन पूरी तरह से ड्रंक हो चुके थे। बोले तो टर्ली। ये बिना अपनी इमेज की परवाह करते हुए इस समय जमीन पर बिखरे हुए होते हैं। इनमें से किसी ने भी अल्कोहल के इफेक्ट्स को ब्लॉक करने के लिए दुगी का इस्तेमाल नहीं किया होता। आखिरकार ये सभी इस नशे को एंजॉय करना चाहते थे। इस समय लिंशुया, जिसका पी के चेहरा लाल हो चुका होता है, वो जियान की तरफ देख के हंस के पूछता है, तुम्हारा आगे का अब क्या प्लान है? ये सुन के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो कहता है, मैं इस तरीके से जीते जीते अब थोड़ा सा ऊब गया हूँ। ये कहने के बाद उसका हाथ जाता है आसमान की तरफ। वो रोशनी को हाथ से पकड़ते हुए बोलता है, अब मैं जामा एम्पायर वापस लौटना चाहता हूँ। जियान कहता है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई परेशानी होती है तो तुम सीधा स्काई मैच एयरलाइंस जा सकते हो। मैं इसके बारे में उनसे पहले से बात कर चुका हूँ। ये सुन के लिंशुया फिर से तेजी से हंस के बोलता है, हाँ ये बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। लगता है मैंने तुम्हारे साथ पहले जामा एम्पायर लौट के काफी अच्छा काम किया था। ये कहने के बाद फिर से पवेलियन में हंसी की आवाज गूंजने लगती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं फ्लावर सेक्ट को। इस समय अभी का फ्लावर सेक्ट
पूरी तरीके से लाइन से मर्ज हो चुका होता है। लेकिन फ्लावर सेक्टर के कुछ ऐसे एल्डर्स भी होते हैं जिन्हें इस शांत सी जगह पर रहने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सीन दिखाया गया था फ्लावर सेक्टर के पीछे के पहाड़ों का। एक बैक माउंटेन के ऊपर हमें एक एलिगेंट सी फिगर दिखाई देती है। भले ही उसने सफेद रंग की ड्रेस को पहन के रखा हो, तब भी मून व्हाइट रोब उसकी उन एन्चेंटिंग कर्व्स को बिल्कुल हाइड नहीं कर पा रही थी। इस फिगर के पीछे एक आसमानी कपड़ों में एक यंग लेडी खड़ी होती है, बोलती है टीचर। इस आवाज को सुन के हम उस व्हाइट रोड वुमन को पीछे मुड़ते हुए देखते हैं। फाइनली हमें उसकी एलिगेंट अपीयरेंस के साथ उसका वो सुंदर सा चेहरा भी दिखाई देता है। ऑफ कोर्स ये यूनियन थी। यूनियन कहती है यानरन क्या कोई बात है? ये सुंदर सा चेहरा जो कि एक अलग ही चार्म से भरा हुआ है, इसे देख के नारल यानरन साय करती है। इस समय इस दुखी कॉन्टिनेंट की अलग अलग फैक्शंस के कई लीडर्स यूनियन के अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बस अफसोस की बात है किसी ने भी कोई प्रोग्रेस नहीं करी। नारल यानरन जानती थी कि यूनियन के दिल में जो फिगर बैठा हुआ है उसका डिसअपीयर होना एकदम इम्पॉसिबल बात है, और चाहे उस फिगर की पहले से शादी हो चुकी हो। नारल यानरन सॉफ्ट आवाज में कहती है जियान ने एक मैसेज भेजा है। यूनियन जो कि हमेशा पानी की तरह शांत रहा करती थी, नारल यानरन के शब्दों को सुनकर तुरंत ही पीछे मुड़ जाती है। उसके ऐसे रिएक्शन को देख के नारल यानरन अंदर से कड़वाहट महसूस करने लगती है। अब यूनियन की आवाज भी हल्की सी कांप रही थी। वो कहती है क्या? नारल यानरन ने कड़वाहट से भरी स्माइल के साथ बोलती है। उसने पूछा कि क्या तुम उसके साथ जवान पर वापस लौटना चाहती हो? यूनियन स्टार्टेड लो गई थी, लेकिन अगले पल में उसके दांत उसके उन लाल होठों को बाइट करते हैं। उसकी उन सुंदर आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। आखिर उस जगह को यूनियन ने कई बार मिस किया है। वो जगह जामा एम्पायर की मिस्टी क्लाउड माउंटेन नहीं होती, बल्कि वो वही मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज होती है। सीन फिर से चेंज होता है। हम देखते हैं जामा एम्पायर के चिंगशेन टाउन को। साफ तौर पे अभी का चिंगशेन टाउन पहले से काफी ज्यादा हसल बसल से भरा होता है, क्योंकि ये जगह मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज से काफी ज्यादा पास थी। यहाँ पे मर्सनरीज को कैंप करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। इसका कारण ये नहीं होता कि ये लोग उस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में आसानी से एंटर कर पाएंगे, बल्कि इसका रीजन चिंगशेन टाउन को एक क्लिनिक होता है। ये क्लिनिक कुछ खास बड़ा नहीं होता, लेकिन जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी भी सांस रह गई है इस क्लिनिक से बाहर, वो हमेशा खुश होकर जाता था। ये भी कहा जा सकता है कि इस जगह चिंगशेन टाउन की सबसे रिस्पेक्टफुल जगह है। इस क्लिनिक के सामने का एरिया इस तरीके से लोगों से भरा होता है कि लोगों को अंदर जाने में कई ज्यादा परेशानी होती है। इनमें से कुछ तो मर्सरीज होते हैं, तो कई ऐसे घायल लोग होते हैं जिन्हें कई अलग अलग जगहों से लाया गया है। बस इस जगह पे एक ऐसा रूल होता है जिसे तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती, और ये नियम ये होता है कि यहाँ पे सबको लाइन में लगना होगा। रिगार्डलेस तुम्हारा स्टेटस चाहे कितना भी ऊंचा हो, तुम्हारे लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं किया जाएगा। ऑफ कोर्स ये रूल जो कि एकदम घमंड से भरा हुआ है। शुरुआत में लोग उसे डिस्टेंस से बड़ी नजरों से देखते थे, लेकिन एक दो एक्सपर्ट जिसने इस नियम को तोड़ा वो सभी की आंखों के सामने अपने आप ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है। बस वही वो दिन था जब सभी लोग समझ जाते हैं कि इस क्लिनिक के अंदर बैठी उस सफेद कपड़ों में मासूम से दिखने वाली लड़की के पास कैसी टेरिफाइंग टेक्निक्स हैं। उस दिन के बाद किसी की आगे रूल्स को ब्रेक करने की हिम्मत नहीं हुई। इस क्लिनिक के सामने काफी ज्यादा सिंपल सी साफ सुथरी वुडन टेबल होती है। इस वुडन टेबल के पीछे एक सफेद कपड़ों में लेडी होती है। जब सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पे आती है, उसके चेहरे की जेंटल स्माइल और भी ज्यादा ब्राइट लगती है। लोग ऐसे सीन को चाहे कितनी बार भी देख लें, वो अपने आप को स्टैंड होने से रोक नहीं पाते। वो व्हाइट क्लॉथ लेडी सामने की टेबल पे कुछ मेडिसिन को रख के बोलती है तो मैंने जाके बॉईल करके अपने वोन्स पे लगा लेना। उसकी उन झरने जैसे काले बालों की वजह से उसका फिगर और भी अल्लूरिंग लग रहा था। ऐसे सीन को देख के सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे पे भी एक खोया हुआ एक्सप्रेशन आ जाता है। उस इंसान के दिमाग में बार बार वही स्माइल फ्लैश हो रही थी। सिर्फ उस स्माइल के बारे में सोच के उसके दिल की जो इरिटेशन होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। जब ये दिन में सपने देख रहा इंसान सामने से हटता है तो पीछे खड़े बंदे के चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल आ जाती है। वो बस अपने पैरों को आगे बढ़ा के अपनी परेशानी को बताने वाला होता है। तभी हम एक फिगर को उसके आगे आते हुए देखते हैं। लाइन को तोड़ के इस तरीके से किसी को आगे आते हुए देखने वाले एकदम स्टैंड हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ये सभी आग बबूला हो गए थे। वो पीछे खड़ा फिगर बोलता है चौस है, और लोग भी समझ नहीं पाते कि आखिर ये इंसान इस तरीके से आगे आके क्या करने की कोशिश कर रहा है। भले चाहे यहाँ पे सीन क्रिएट हो गया हो, वो सफेद कपड़ों में बैठी हुई लेडी अपने सिर को भी नहीं उठाती। उसकी बस वो जेंटल सी आवाज सभी के कानों तक पहुंचती है। वो कहती है प्लीज लाइन में आओ। इस आवाज को सुन के लोग एकदम कोल्ड तरीके से हंसने लगे थे। लगता है अगर इस इंसान ने बात नहीं मानी तो इसका लक काफी ज्यादा खराब होने वाला है। लेकिन वो इंसान जो कि आगे कुर्सी पे बैठ चुका होता है, व्हाइट क्लॉथ लेडी की इस बात को सुन के तेजी से हंसने लगा था। वो कहता है जैसे हमारे बीच में रिलेशनशिप है, मुझे लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। जब ये शब्द सभी के कानों में जाते हैं लोग एक बार फिर से स्टैंड हो गए थे। एक बंदा बोलता है बेस्टर्ड। लगता है ऐसे मौत का बिल्कुल भय नहीं है। देखने वाला कोई इंसान एकदम मूर्ख लगता है। क्या ये सच में समझ नहीं पा रहा है कि कमजोर से दिखने वाली लेडी कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं है। अब जो लोग की आंखें इस फिगर को देख रही होती हैं, इनमें एक दया की भावना मौजूद होती है। कुछ लोग तो चुपचाप अपने सिर को हिलाने लगे थे। ऑफ कोर्स जिस तरीके से इसने सभी के दिलों की गॉडेस के सामने से बात करी है, ज्यादातर लोगों के दिल में गुस्सा भरा होता है। खैर जब ये सभी लोग यहाँ पे ट्रेजेडी का वेट कर रहे थे, उसी समय उस व्हाइट क्लॉथ लेडी के हाथ जो कि नीचे रखी जड़ी बूटियों को साइड में रख रहे होते हैं, अचानक से वहीं पे थम जाते हैं। ऐसा लगता है वो चौंक गई हो।
अचानक से वो अपने सिर को घुमाती है। तुरंत ही उसकी आंखों को एक स्माइल करते हुए चेहरा दिखाई देता है। ये चेहरा बहुत ही जाना पहचाना था। वो काले कपड़ों में बैठा हुआ बंदा हंस के बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पे ऐसे आके अकेले होने का डर नहीं है? इन शब्दों को सुन के लोग एकदम स्टार्टेड हो गए थे, लेकिन इससे पहले वो रिकवर हो पाते पहली बार इन सभी को उस व्हाइट क्लॉथ लेडी की सौसी आवाज सुनाई देती है। वो कहती, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो फिर मेरे पास अकेले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसा लगता है जैसे इन शब्दों की वजह से सभी को 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। ये सभी स्टंट हो गए थे। वहीं पे इन शब्दों को सुन के वो ब्लैक क्लॉथ मैन अपने सिर को खुजाता है। वो देखता है उन डिम हो चुकी आंखों को जो कि इंटेलिजेंस से भरी हुई है। एक कड़वाहट भरी स्माइल के साथ वो पूछता है, क्या तुम मेरे साथ वुटेंग सिटी चलना चाहोगी? ये सुन के वो व्हाइट क्लॉथ लेडी अपने मुंह को ढक के हंसने लगती है। इस समय उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ चुके थे, लेकिन उसके चेहरे की वो स्माइल और भी ज्यादा ब्राइट हो जाती है। इस सफेद कपड़ों वाली फेरी के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता है सभी के दिल चकनाचूर हो गए हो। इन सभी की दुनिया में अंधकार छा जाता है। सीन चेंज हुआ था। हम देखते हैं जामा एम्पायर कैपिटल की जामा सीक्रेट सिटी को। चाहे वो जामा एम्पायर, चाहे वो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के दिन जामा एम्पायर सीक्रेट सिटी में ईएन अलायंस का बायनियल ऑक्शन रखा जाएगा। ये ऑक्शन बहुत ही ग्रैंड होता है। यहाँ पे ऑक्शन होने वाले आइटम्स एकदम पीक लेवल के होते हैं। हर बार जब इस ऑक्शन को रखा जाता है, ये सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की सुपर पावर्स को आकर्षित नहीं करता, बल्कि इसके बारे में सुन के अलग अलग रीजन से भी लोग यहाँ पे आते हैं। इस ऑक्शन हाउस की जगह जाना सीक्रेट सिटी के मिडिल में थी। ये पे मीटर क्लैन के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड होते हैं। ऊपर की जो 1000 फुट चौड़ी क्रिस्टल सीलिंग होती है, इस समय उसके नीचे लोग बन नहीं रहे थे। ऐसा फायरी एटमॉस्फेयर यहाँ के ऑक्शन होने वाले आइटम्स की वजह से नहीं होता, बल्कि ये होता है कि इंसान की वजह से। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं डिमोनिक ब्यूटी को, जिसने लाल कलर का चोंगसोन पहन के रखा था। ऐसी फिटिंग ड्रेस की वजह से उसके जो भी राइट कर्व्स होते हैं वो अच्छे से एक्सपोज हो रहे होते हैं। ये लेडी एक मेच्योर और से भरी होती है। ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं होती कि यहाँ पे बैठे लोगों के मन में इस लेडी को लेकर डिजायर ना हो, लेकिन सभी लोग इस बात को भी जान देते हैं कि ये सिर्फ एक सुंदर सा दिखने वाला फूल नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ईएन अलायंस के पावरफुल होने का एक सिग्निफिकेंट रीजन इस लेडी को जाता है। इस लेडी के अंडर की प्रॉपर्टीज पूरी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फैली हुई है और उसके इन्फॉर्मेशन नेटवर्क से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का कोई भी चप्पा छिपा नहीं है। ऑल्दो जब बात होती है ट्रेडिंग टैलेंट की, तो इस दायरे में लेडी कुछ खास टैलेंटेड नहीं होती। कई कीमती मेडिसिन पिल्स को कंज्यूम करने के बाद भी वो अभी बस 2 हुआंग क्लास में पहुंच पाई है। लेकिन ऐसे एलीट दोजोंग्स की बिल्कुल कमी नहीं है जो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो। यही रीजन होता है जिसकी वजह से लोगों की इस लेडी की तरफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इस लेडी को एक निकनेम दिया गया है। ये नेम होता है गोल्डन फीमेल एम्परर। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही मीटर फैमिली की याफे की। इस समय ऑक्शन स्टेज के ऊपर खड़ी याफे के चेहरे पे एक लेजी सा एक्सप्रेशन होता है। उसकी आंखें देखती हैं उन लोगों को जिन्होंने आइटम्स के बदले में कई गुना ज्यादा कीमत अदा करी है। ये सोच के उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। हम उसे अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। तुरंत ही उसके हाथ उठाते हैं एक स्क्रोल को, जिसमें से एंशिएंट ऑरा बाहर आ रहा होता है। साथ ही में याफे की वो एंशिएंटिंग आवाज सभी के कानों में पहुंचती है। याफे कहती है टियान क्लास लो लेवल की मेथड, इसका नाम है थंडर स्किल और इसकी बिड स्टार्ट होती है 3 बिलियन से। उसके इन शब्दों की वजह से लोगों के बीच में शोर मच जाता है। कईयों की आंखें तुरंत ही फायरी हॉट हो जाती हैं। ऑफ कोर्स कोई भी नहीं कह सकता कि आंखों की गर्मी उस स्क्रोल की वजह से या फिर स्टेज के ऊपर खड़ी इंसान की वजह से। खैर चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक टियान क्लास लो लेवल चीफ मेथड यहाँ पे काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इस वजह से बहुत सारे सेक्ट्स और फैक्शंस जो कि इसे हासिल करने के लिए एकदम आतुर होते हैं, वो तुरंत ही फाइट शुरू करने की कगार पे जाते हैं। खैर इससे पहले इसकी बिडिंग शुरू हो पाती, न जाने कहां से कस्से की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती 3 बिलियन, क्या इससे थोड़ा कम नहीं हो सकता? इसे सुन के सभी लोग स्टंट हो जाते हैं। फिर पूरे ऑक्शन हाउस में तेजी से हंसने की आवाजें गूंजने लगती हैं। आखिर कौन नमूना है? क्या इसे जगह बाजार लग रही है? यहाँ पे बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है? सभी की आंखें इस आवाज को फॉलो करती हुई शिफ्ट होती है। अंत में सभी जाके रुकती है सीट के ऊपर, न जाने कहां से, लेकिन इस जगह के ऊपर एक ब्लैक क्लॉथमैन अपीयर हो चुका होता है। अचानक से आई इस आवाज को सुन के याफे भी एकदम स्टंट हो गई थी। उसकी ऊपर आंखें तुरंत ही उस चेयर की तरफ जाती हैं, लेकिन जब वो फैमिली से स्माइलिंग फेस उसके आंखों के सामने आता है, वो बेशकीमती टियान क्लास का लो लेवल चीफ मेथड एक बैम साउंड के साथ जमीन पे गिर जाता है। उस ब्लैक क्लॉथमैन की आंखें इस समय स्टेज के ऊपर खड़ी एक्सट्रीम टेम्पटेशन को देख रही होती हैं, जो कि अब पहले से कई गुना मैच्योर हो चुकी है। वो हंस के बोलते हैं, अगर 3 बिलियन के साथ एक इंसान को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर क्या ये कीमत सही होगी? उस कैसे शब्दों को सुन के सभी के दिल बैठ गए थे। इस समय ऑक्शन के बहुत सारे गार्ड्स ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ उस सीट को घेर चुके होते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके उस ब्लैक क्लॉथमैन के पास जाने लगते हैं। इन सभी के दिमाग में साफ था कि इंसान यहाँ पे परेशानी खड़ी करने आया है। लेकिन जब ऑक्शन में मौजूद सभी लोग यहाँ पे तमाशा देखने के तैयार होते हैं, स्टेज पे खड़े याफे उन आंखों को देखती है जो कि पहले की तरह एकदम साफ है। उसके दांत उसके होठों को बाइट करते हैं। अगले पल में उसके चेहरे पे एक ब्राइट एंजेंटिंग स्माइल अपीयर हुई थी। उसकी आवाज पूरे ऑक्शन ग्राउंड में गूंजती है। वो कहती है, ठीक है, मैं इसे कंसिडर कर सकती हूँ। इन शब्दों को सुनकर ये ऑक्शन हाउस जो कि खोलने लगा था वो एकदम शांत हो जाता है। उन गार्ड्स के पैर भी वहीं पे रुक जाते हैं। इन सभी के चेहरे एकदम
जेंटल थे। सच में समय बहुत तेज गुजरता है, ये किसी के लिए भी नहीं रुकता। बिना रियलाइज करे हुए अब उस दो दोदी की बैटल को हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों के समय में दुखी कॉन्टिनेंट में काउंटलेस जीनियसेस अपीयर हो चुके होते हैं। इतने नए एक्सपर्ट्स के जन्म लेने की वजह से अभी दुखी कॉन्टिनेंट और भी एक्साइटमेंट से भर गया होता है। इन 10 सालों से ज्यादा के समय में ऐसा लगता है जैसे फ्लेम डी जियान सभी की आंखों से गायब हो चुका हो। लेकिन फ्लेम गॉड जियान के बारे में अलग अलग कहानियां फैलना बंद नहीं होती, एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफर होती थी और इस तरीके से फ्लेम डी जियान को लोग और भी ज्यादा मानने लगते हैं। सीन होता है जामा एम्पायर वुटेंग सिटी का। जामा एम्पायर के सारे सिटीजन्स की आंखों में वुटेंग सिटी एक होली लैंड बन चुकी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह शाओक्लैन का हेडक्वार्टर है। पिछले इन सालों में शाओक्लैन ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जन्म दिया और तो दुखी कॉन्टिनेंट में शायद ऐसा कोई ग्रुप हो जो शाओक्लैन के एक्सपर्ट से कंपेयर कर सके। वुटेंग सिटी के बीच में जो मैनर होता है, इस समय उसमें से एक बच्चे के हंसने की आवाज आ रही होती है। अगर किसी की नजरें इन ऊंची दीवारों के पास जा सके तो उसे दीवारों के उस पार जमीन पे कई बच्चे लौटते हुए दिखाई देंगे। इनकी हंसी की आवाजें चारों तरफ गूंजती है। थोड़ी सी दूरी पे जो स्टोन चेयर होती है, इस समय एक इंसान अपने हाथों को सर के पीछे रख के बैठा हुआ होता है। उसके मुंह में घास की पत्ती होती है। ऊपर से आ रही इस वार्म सनलाइट को वो मुस्कुरा के एंजॉय कर रहा था। इस नौजवान के बगल में ग्रीन कोट लेडी बैठी हुई देखी जा सकती है। उसके वो सुंदर से हाथ इस समय फलों को काट रहे होते हैं। फिर वो बड़ी जेंटल तरीके से उन फलों को उस नौजवान के मुंह में रख दिया करती थी। ऐसा करने के बाद वो लेडी जस्ट खड़ी होने वाली थी, तभी दो हाथ उसकी कमर को हक कर लेते हैं। इससे पहले वो कुछ कह ही पाती, उसे पीछे खींच लिया गया था। अगले पल में उस लेडी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वो ग्रीन क्लोथ लेडी जिसके चेहरे पे एम्ब्रेस एक्सप्रेशन आ चुका होता है, वो डांटती हुई बोलती है, यहाँ पे लिनर और बाकी लोग मौजूद हैं। जियान एक स्माइल के साथ बोलता है, तो क्या हुआ वो देख रहे हैं, हमारी शादी को हुए काफी लंबा समय हो चुका है। जियान की मुंह से आवाज जस्ट बाहर आई होती है, तभी हमें एक और क्यूट सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एक लड़के की थी। इस समय उसके दोनों हाथ अपनी कमर पे होते हैं और वो चिल्ला के बोलता है, फादर तुम फिर से मम्मी को परेशान कर रहे हो। मैं अभी कालिन मम को बोलता हूँ। ये सुन के जियान अपनी आंखें रोल करके बोलता है, लड़के तो अपने बाप को धमकी दे रहा है, चल जा कोने में जाके खेल। ये कह के वो अपने हाथ को वेव कर देता है। ऐसे सीन को देख के उस लड़के के शरीर में से एक एक्सट्रीमली पावरफुल दुखी प्लेयर रिलीज हुआ था। बस उसके लिए अफसोस की बात ये होती है कि वो हल्की सी हवा से आसानी से उड़ा देती है। अंत में जाके वो धीरे से थोड़ी दूर जमीन पे जाके लैंड होता है। ऐसे सीन को देख के जुना तुरंत ही जियान की खोपड़ी में नॉक नॉक करती है। वो कहती, तुम। जियान स्माइल करता है। वो अपने सिर को ऊपर करके आसमान को देखने लगा था। हम उसके चेहरे की स्माइल को धीरे धीरे गायब होते हुए देखते हैं। वो एक हल्की सी आवाज में कहता है, पिछले कुछ समय मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। जुन्नर एक चौंकी हुई आवाज में बोलती है, क्या हुआ? जियान पूछता है, जुन्नर क्या तुम्हें पता है कि आखिर दुखी कॉन्टिनेंट के सारे दोदी कहाँ पे डिसअपीयर हुए? ये कहने के बाद जियान खुद ही सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है, आखिर क्यों? उसकी आंखों में एक हल्की सी लाइट फ्लिकर होती है। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहता है, शायद वो इस दुखी कॉन्टिनेंट से दूर जा चुके हैं। ये सुन के जुन्नर चौंक गई थी। वो बड़बड़ाती हुई बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जियान जुन्नर को हक करके बोलता है, मेरे अंदर की फीलिंग और भी इंटेंस होती जा रही है। मुझे लगता है आधे साल के अंदर ही इस सवाल का उत्तर हम सबके सामने आ जाएगा। ये सुन के जुन्नर नोट करती है। उसके हाथ जो कि जियान को हक कर रहे होते हैं, अनजाने में उनकी ग्रिप और भी टाइट हो गई थी। कुछ इसी तरीके से 6 महीने और बीत जाते हैं। सेंट्रल पीस में स्काई मेश एयरलाइंस के हेडक्वार्टर्स में एक बहुत ही ऊंचा पत्थर से बना टावर होता है। इस समय स्टोन टावर के चारों तरफ हवा में कई एक्सपर्ट सस्पेंडेड थे। इन सभी की फायरी हॉट आंखें टावर के ऊपरी हिस्से को देख रही होती हैं। वहाँ पे ब्लैक क्लोथिंग में बैठा हुआ होता है। इन सभी के लिए पिछले 10 सालों में पहली बार है जब वो इस लेजेंडरी एग्जिस्टेंस को देख पा रहे हैं। जुकुन कुछ समय तक जियान को देखने के बाद बगल में खड़ी गुयुआन से पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जियान सच बोल रहा है? ये सुन के गुयुआन हेस्टेट करने लगे थे। वो कहते हैं, ये मुझे भी इसके बारे में साफ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ यही एक तरीका है जो कि एक्सप्लेन कर सकता है कि पिछले हजारों सालों में वो दूधी एक्सपर्ट्स पूरी तरीके से गायब कैसे हुए। आखिर उस लेवल के एग्जिस्टेंस को मारना आसान नहीं होता। ये सुन के जुकुन करके साय करते हैं। उनके चेहरे पे कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग आ चुकी थी। अगर जियान का कहा हुआ सच में सच है तो फिर लगता है सभी अभी तक कुएं के मेंढक थे। इस जगह की इस तरीके से शांति करीब आधे दिन तक और चलती रहती है। जब दिन को रात ढकने वाली होती है, अचानक से टावर के ऊपर से कुछ मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन की वेव्स फैलने लगती हैं। इस समय सभी की सांसें थम गई थी। इनकी शॉक आंखें सीन को देखती हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ये एनर्जी रिपल्स और भी इंटेंस हो जाती हैं। अंत में जाके जियान ने अचानक से अपनी आंखें खोलनी थी। उसके सर में से किसी रोशनी ऊपर उठती है, जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे इसने दुनिया को चीर दिया हो। फाइनली सभी की आंखों के सामने ये सेंट्रल प्लेन्स के आसमान को पेनिट्रेट कर देती है। इस चीप पिलर के राइज होते ही आसमान को अजीब सी रिपल्स ढकने लगी थी। कुछ समय के बाद अनगिनत आंखों के सामने एक टनल स्पेस और टाइम के दायरे को तोड़ के जियान के सामने अपीयर हो जाता है। जब भी टनल अपीयर हुई थी, जियान तुरंत ही खड़ा हो गया होता है। इस समय उसकी आंखें भी ग्रेव हो चुकी थी। वो इस टनल के अंदर से एक फैमिलियर सी फीलिंग को सेंस करता है। ये वही ओरिजिन ची होती है जो कि न जाने कितने सालों से दूधी कॉन्टिनेंट से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, क्योंकि यही वो चीज है जिसके बिना दूधी क्लास में एडवांस नहीं किया जा सकता। इस मोमेंट में पूरा दूधी कॉन्टिनेंट शांत हो गया था। जुकुन और गुयुआन भी
अपनी मुंह को खुलने से रोक नहीं पाते। इन दोनों के दिलों में बड़े बड़े तूफान बन गए थे। जब ये टनल अपीयर हुई थी, ये दोनों साइंस करते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ, जिसने हजारों सालों से बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं किया, वो ग्रो होने के साइंस को शो करने लगी है। अब इस टनल को देखकर इनकी आंखें एक अलग ही लेवल के एक्साइटमेंट से भर जाती हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनकी सोच एकदम झंझना रही हो। ये फीलिंग कुछ ऐसी होती है कि अगर वो इस टनल में एंटर कर जाते हैं तो फिर वो डेफिनेटली 2 दिन में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। हु की आवाज के साथ जियानी गहरी सांस को छोड़ता है। उसकी वो काली आंखें जो कि कई सालों से शांत थी, वो फिर से फायरी हॉट हो जाती है। उसका खून जो कि काफी समय से ठंडा हो चुका होता है, इस समय फाइनली बॉयल होने लगा था और उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल अपीयर होती है। जियान कहते हैं अंत में एक नई शुरुआत है। और जियान के एंड सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, परहैप्स दिस वुड आल्सो बी अ डिफरेंट बिगिनिंग, मतलब शायद ये एक अलग शुरुआत हो गई। और फाइनली इसी के साथ एंड होती हमारी ये वाली स्टोरी। आई रियली होप आप सभी ने यहाँ तक हमारे साथ इस जर्नी खूब एंजॉय करी होगी। कई कम्युनिटी पोस्ट की हेल्प से हमें मालूम पड़ा है कि अभी सबसे ज्यादा डिमांड बीटीएच गॉड्स के फ्लेम एम्परर की है। हालांकि कुछ लोग रेनेगेड इमोर्टल, अगेंस्ट द गॉड्स और थ्रोन ऑफ सील जैसे एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कमेंट्स बहुत ही माइनॉरिटी में। खैर डोंट वरी, हम इन्हें ट्राई कर सकते हैं अपने दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है एनिमे गार्डन। इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना और उस वीडियो को एंड में भी मिल जाएगा। वहाँ पे हम कुछ अलग चीजें ट्राई करने वाले हैं। और जहाँ तक बात रही बीटीएच गॉड्स फ्लेम एम्परर की, तो फिर इसकी मानो इमेजेस अवेलेबल ना होने की वजह से हम पुरानी वाली सिमिलर मानो इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर आपका रिस्पॉन्स सही बना रहता है तो हम स्टोरी को कंटिन्यू करते रहेंगे। वैसे तुम्हारे भाई का प्लान कुछ आर्टिस्ट को हायर करने का भी था, लेकिन अभी हमारा चैनल उतना आगे पहुंचा नहीं है। सो हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे चीजें इम्प्रूव होती जाएंगी। और अगर आप हमारा इसमें साथ देना चाहते हो, आप ऐसा कर सकते हो सुपर चैट्स और चैनल की मेंबरशिप के थ्रू। वहाँ पे आपको हर तरीके के प्लान्स मिल जाएंगे। बेसिकली पूरा मामला डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर। जब तक आप सभी को चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, हम स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जहाँ पे मुझे लगा कि मामला खराब हो रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि चीजों को थोड़ा बदलने का समय आ गया है। जो भी आपके दिमाग में सजेशंस और क्वेश्चंस हो, उन्हें कमेंट्स में टाइप जरूर करना। जहाँ तक बात रही हमारे प्रीमियम मेंबर्स की, 1 हफ्ते के अंदर उनका भी मामला सेटल हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन में मैं कई एपिसोड तो बना नहीं सकता हूँ। खैर चलो, पहले की तरह हम धीरे धीरे स्टोरी को कवर करते हैं। आपके लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीटीएच गॉड्स की फ्लेम मेंबर स्टोरी हमारी इस स्टोरी से काफी बड़ी है। अगर आपको पसंद आती है तो हम काफी लंबा रास्ता तय कर पाएंगे। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं फिनिश। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन मजे करो, टाटा बाय बाय।